डायग्राम बना लो एक बार। पांच मेजर रिवर्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले जहाँ अपन ने गुयाना का पठार पढ़ा था, वहाँ ओरिनोको रिवर, फिर अमेजन, ये मध्यवर्ती भाग में है अमेजन नदी, फिर साउ फ्रांसिस्को, उसके बाद में अपन की पराना रिवर है, और लास्ट कोलोराडो। यहाँ लेना इसको। एक बार मैप में देख लो, क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। साइड में हो। आज दक्षिण अमेरिका ख़त्म कर देंगे अपन, और फिर कल से स्टार्ट करेंगे अफ्रीका महाद्वीप। क्या कुछ कह रहे थे? चलो, ओरिनोको रिवर देखो आप, दिख रहा है आपको? गुयाना उच्च भूमि के ऊपर ओरिनोको नदी, और आगे जाके ये कहाँ जाके अटलांटिक ओशन में, ये दिख रहा है आपको ओरिनोको का मुहाना, यहाँ जाके इसमें ये विलीन हो जाती है। फिर उसके बाद में देखो आप अमेजन रिवर, ये इधर सेलवास जो है ना, वर्षावन, इसके ऊपर से यहाँ से जापुरा के नीचे यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है ये, और इधर जाके, और वही कहाँ जाके फॉल गिर रही है अटलांटिक ओशन के अंदर। ठीक है। उसके बाद में सैन फ्रांसिस्को दिख गई, सैन फ्रांसिस्को, ये कहाँ जा रही है? ये भी अटलांटिक ओशन में जाके, और वहां जाके ऊपर गिर रही है नीचे की ओर, साउथ अटलांटिक ओशन में। ठीक है, मिल गई। फिर उसके बाद में अपनी कौन सी बची? पराना रिवर मिल गई। कहाँ जाके ये खत्म हो रही है? रियो डी ला प्लाटा, वहाँ जाके ये नदमुख बनाती है। मिला? नीचे की तरफ देखो आप, ब्यूनस आयर्स के नीचे। ठीक है। पराना के बाद में कोलोराडो वहीं जाके और वहीं खत्म हो रही है। ठीक है, चलो पहला डाल लो, ओरिनोको नदी। ओरिनोको रिवर, इसमें लिखो, इस नदी का उद्गम
इस नदी का उद्गम ब्राजील के पठार से, गुयाना के पठार से। गुयाना के पठार से होता है तथा यह एटलांटिक महासागर में गिरती है। ये जो मिलती है ना या गिरती है, उसको इंग्लिश मीडियम वाले फॉलन और ज़्यादा फैंसी वर्ड अगर कॉन्फ्लुएंस, संगम, ठीक है। ओरिजिन और कॉन्फ्लुएंस, ओरिजिनेट और कॉन्फ्लुएंस। इस नदी, अगला पॉइंट, इस नदी की जगह ऐसा लिख लो, यह नदी, इसकी जगह यह कर दो, यह नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। यह नदी वेनेजुएला की प्रमुख नदी है। अगला पॉइंट, इस नदी के बेसिन क्षेत्र में पेट्रोलियम तथा लानोस नामक घास के मैदान, लानोस नामक घास के मैदान, कोष्टक में लिखना उष्णकटिबंधीय ट्रॉपिकल ग्रासलैंड, क्योंकि अपन जब वो पढ़ेंगे ना मैदान तो अपने को पता होना चाहिए शीतोष्ण कटिबंधीय और उष्ण कटिबंधीय। तो ये लानोस कौन से हैं? उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो, इस नदी की सहायक नदी करोनी है, लिखा हुआ है करोनी है। इसकी सहायक नदी करोनी है, जिस पर एंजिल जलप्रपात एंजिल जलप्रपात अवस्थित है। इसी में लिखो, यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। कोष्टक में लिख लेना, हाइट 979 है।
979 मीटर। ये कोष्टक में थोड़ा बॉक्स बना के लिख लो। इंडिया का है सबसे ऊंचा वाटरफॉल कुंचिकुल, इसकी हाइट है 455 मीटर और ये बाराही नदी कर्नाटक में अवस्थित है। और राजस्थान का कौन सा है? कौन सा? भीमपेड़ी। पहले चूलिया था लेकिन अब चेंज हो गया। ठीक है, हाँ करौनी पे है। अपन नदी कौन सी पढ़ रहे हैं? ओरिनो की सहायक नदी करौनी है, उस पर है। हाँ ठीक है। और देश अगर लिखना चाहो वेनेजुएला में। जो ट्रिब्यूटरी होती है ना, मेन जो रिवर होती है उसकी जो ट्रिब्यूटरी होती है ना, उनकी भी बहुत सारी वेरियस ट्रिब्यूटरी होती है। जैसे अपनी चंबल है, चंबल की नदी सहायक नदी कौन सी? बनास, ट्रिब्यूटरी हो गई। अब बनास की कितनी सारी हैं? बहुत सारी हो गई ना। फिर उसकी भी बहुत सारी और छोटी जो नदी है उनकी भी बहुत सारी हो गई। तो मेनली जो नदी है ना वो ओरिनोको है और उस पर करौनी है, उस पर ये अवस्थित है। अगला पॉइंट लिखो। ये तो इसी का हो गया, कंप्लीट हो गया। अगला दूसरी नदी लिख लो आप, अमेजन रिवर। अमेजन रिवर, इसमें लिखो इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है। इसका उद्गम एंडीज पर्वत से होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला पॉइंट लिखो, पानी की भराव क्षमता के आधार पर पानी की भराव क्षमता के आधार पर यह विश्व की पानी की भराव क्षमता के आधार पर यह विश्व की सबसे बड़ी नदी है। सबसे बड़ी नदी है। तथा, इसी में लिखना तथा विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। विश्व की दूसरी सबसे लंबी नदी है। पानी जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है इसकी, उसके आधार पर तो ये विश्व की सबसे बड़ी रिवर है और सेकंड लॉन्गेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड। पहली कौन सी है? नाइल रिवर है, वो अफ्रीका में अपन पढ़ेंगे अच्छे से। और दूसरी सबसे लंबी है अमेजन रिवर। अगला पॉइंट लिखो इसमें, इस नदी के बेसिन में
सेलवास वर्षावन पाए जाते हैं। सेलवास वर्षावन पाए जाते हैं। सेलवास वर्षावन पाए जाते हैं। अगला पॉइंट लिखो। इस नदी के बेसिन में, इस नदी के बेसिन में विभिन्न उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, विभिन्न उष्णकटिबंधीय घास के मैदान, घास के मैदान पाए जाते हैं। जैसे जैसे लिखा हुआ केंटांक्स, कैंपोस, और आगे अच्छे से पढ़ेंगे मैदान अपन, घास के मैदान तब ले लेना। अगली रिवर लिखो, साउ फ्रांसिस्को। साउ फ्रांसिस्को थर्ड है ना ये। इधर क्या पढ़ा था अपन ने, ब्राजील का पठार, ठीक है। लिखो इसमें, इस नदी का उद्गम, इस नदी का उद्गम ब्राजील के पठार से होता है। ब्राजील के पठार से होता है तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है, तथा यह अटलांटिक महासागर में गिरती है। अगला पॉइंट लिखो, यह ब्राजील में बहने वाली, यह ब्राजील में बहने वाली, कोष्टक में लिखना पूर्ण रूप से, कोष्टक में लिख लेना पूर्ण रूप से, ब्राजील में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। सबसे लंबी नदी है। अगला पॉइंट लिखो, यह ब्राजील को यह ब्राजील को उत्तरी भाग, यह ऐसे लिख लो, यह ब्राजील के कर दो को की जगह, यह ब्राजील के उत्तरी भाग से दक्षिणी भाग को जोड़ती है। उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ती है। उत्तरी भाग को दक्षिणी भाग से जोड़ती है। अतः से राष्ट्रीय एकता,
राष्ट्रीय एकता कोष्ठक में नेशनल इंटीग्रेशन, राष्ट्रीय एकता की नदी कहते हैं, राष्ट्रीय एकता की नदी कहते हैं। अगली रिवर पराना, पराना पहले भी पढ़ा अपन ने, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, लिखनी है वही बात, ठीक है। यह नदी, यह नदी ब्राज़ील के पठार से, ब्राज़ील के पठार से निकलती है, ब्राज़ील के पठार से निकलती है तथा रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा, रियो डी ला प्लाटा रियो डी ला प्लाटा में मिल जाती है, रियो डी ला प्लाटा में मिल जाती है। हो गया। अगला लिखो, इसकी सहायक नदियां, इसकी सहायक नदियां पराग्वे और उरुग्वे हैं, पराग्वे तथा उरुग्वे हैं। पराग्वे तथा उरुग्वे हैं। अगला पॉइंट लिखो, पराना कोमा पराग्वे तथा उरुग्वे, तीनों के नाम लिखने हैं। पराना, पराग्वे तथा उरुग्वे नदियों को सम्मिलित रूप से पराना, पराग्वे, उरुग्वे नदियों को सम्मिलित रूप से प्लाटा कहते हैं, प्लाटा कहते हैं। तीनों को सम्मिलित रूप से, अब प्लाटा अगर कहीं आएगा तो सम्मिलित रूप से तीनों का नाम आएगा। अब लिखो इसमें अगला पॉइंट, प्लाटा के बेसिन में, यानी तीनों नदियों के बेसिन में, प्लाटा के बेसिन में प्लाटा के बेसिन में ग्रान चाको, प्लाटा के बेसिन में ग्रान चाको घास के मैदान, ग्रान चाको घास के मैदान, कोष्टक में लिख लेना उष्णकटिबंधीय है। प्लाटा के बेसिन में ग्रान चाको घास के मैदान, कोष्टक में उष्णकटिबंधीय पाए जाते हैं। अगला लिखो, यह नदी, यह नदी विभिन्न देशों के मध्य,
विभिन्न देशों के मध्य सीमा निर्धारण करती है। सीमा निर्धारण करती है। अगला लिखो, इस नदी के बेसिन क्षेत्र में इस नदी के बेसिन क्षेत्र में इताइपू बांध, इस नदी के बेसिन क्षेत्र में इताइपू बांध इस नदी के बेसिन क्षेत्र में इताइपू बांध अवस्थित है। इस नदी के बेसिन क्षेत्र में इताइपू बांध अवस्थित है, जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन, जो विश्व का दूसरा सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन, सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन, मैक्सिमम हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट प्रोडक्शन, सेकंड या दूसरा सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध है, कोष्टक में लिख लो 14,000 मेगावाट। पहला कौन सा है? पहला लिख लो कोष्ट बॉक्स बना के। थ्री गॉर्जेस, ये चाइना में है और चाइना के अंदर एक रिवर है, अपन पढ़ेंगे आगे, यांगत्से रिवर, थ्री गॉर्जेस, और इसकी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम पावर जो है वो 22,500 मेगावाट है। कोष्टक में लिख लेना इसको, कोष्टक में लिख लेना बॉक्स बना के। प्रथम विश्व का सर्वाधिक जल विद्युत उत्पादन करने वाला बांध थ्री गॉर्जेस, जो चाइना में यांगत्से नदी पर अवस्थित है, और क्षमता लिख लेना 22,500, ज़्यादा हो गया, 22,500 मेगावाट। ठीक है, याद रहेगा ये? पहला कौन सा है? पहला तो यही है, ठीक है ना? पहला कौन सा है? थ्री गॉर्जेस, और सेकंड है अपना इताइपू बांध। कौन सी नदी पर है? पराना नदी पर। ठीक है, अगली नदी लिखो, कोलोराडो। इसमें लिखो यह नदी अर्जेंटीना की प्रमुख नदी है। यह नदी अर्जेंटीना की प्रमुख नदी है। अर्जेंटीना की प्रमुख नदी है। अगला पॉइंट, यह अर्जेंटीना के
शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की, यह अर्जेंटीना के शुष्क मरुस्थलीय क्षेत्र की प्रमुख नदी है। हो गया। अगला पॉइंट लिखो। इस नदी के बेसिन में, इस नदी के बेसिन में इस नदी के बेसिन में पंपास घास के मैदान, इस नदी के बेसिन में पंपास घास के मैदान तथा पैटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। पैटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। इस नदी के बेसिन में पंपास घास के मैदान और पैटागोनिया मरुस्थल अवस्थित है। ये अपना हो गया कंप्लीट। अपन ने जब दक्षिण अमेरिका पढ़ा था तो इसका फिजिकल डिवाइडेशन किया था अपन लोगों ने, मेजर 4 पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश, पर्वतीय प्रदेश जिसमें मेनली एंडीज पर्वत, फिर मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश, फिर पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है ना। अपना एंडीज पर्वत हो गया और नदियां हो गई मेनली, अब मैदान बचे हैं। उससे पहले अपन पश्चिमी तटवर्ती प्रदेश को देख लेते हैं। तो हेडिंग डालो। डायग्राम बनाने की ज़रूरत नहीं है, वो पहला ही डायग्राम है बना हुआ है। वो एकदम वेस्टर्न कोस्टल रीजन पे वो मैदानी प्रदेश है, बिल्कुल एकदम सकरा सा मैदान है। एक बार ताइपो बांध कन्फर्म नहीं। हाँ हाँ, बॉर्डर पे देख लेना, मेरे को पता नहीं है। ये देख रहे हो आप मैप के अंदर एंडीज पर्वत बिल्कुल एकदम ब्राउन जैसा, इसके वेस्टर्न पार्ट की तरफ छोटा छोटा सा इस तरीके से जो ग्रीन कलर का है ना, बिल्कुल एकदम सकरा सा मैदान है। इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। इसमें लिख लो आप, हेडिंग डाल लिया आपने, पश्चिमी तटवर्ती मैदान। वेस्टर्न कोस्टल प्लेन, इसमें लिखो यह मैदान एंडीज पर्वतमाला के, यह मैदान एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में एंडीज पर्वतमाला के पश्चिमी भाग में सकरे मैदान है। सकरे मैदान है, लिख लिया। अगला पॉइंट लिखो, यह मैदान विश्व के सबसे लंबे, यह मैदान विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान है। यह मैदान विश्व के सबसे लंबे तटवर्ती मैदान है। अगला पॉइंट लिखो,
इस मैदानी क्षेत्र की मृदा में, इस मैदानी क्षेत्र की मृदा में इस मैदानी क्षेत्र की मृदा में नाइट्रेट तथा फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। नाइट्रेट तथा फास्फेट की मात्रा अधिक पाई जाती है। कोष्टक में लिखना समुद्री पक्षी, समुद्री पक्षी, समुद्री पक्षियों की बीट, समुद्री पक्षियों की बीट गुआनो के कारण, कोष्टक में लिख लेना, फास्फेट और नाइट्रेट की मात्रा किसके लिए पाई जाती है ज़्यादा? समुद्री पक्षियों की बीट गुआनो के कारण, कोष्टक में लिख लेना। समुद्री पक्षियों की बीट गुआनो के कारण, गुआनो ध्यान रखना है। समुद्री पक्षियों की बीट, बीट का नाम गुआनो है, ठीक है, पक्षी का नाम नहीं है। अगला लिखो, इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में तांबे के विशाल भंडार पाए जाते हैं। आप टॉयलेट करने जाते हो डेली, है ना? डीएम सेकंड है आप? डीएम सेकंड है आपको? नहीं समझे डीएम को? डीएम फर्स्ट और डीएम सेकंड होता है ना, डायबिटीज मेलिटिस, है ना? तो डायबिटीज का जो जिसको होती है ना, वो बहुत बार जाते हैं टॉयलेट। पानी ज़्यादा पीते हो? चलो कोई ना। अगला क्या लिखा था? विशाल भंडार पाए जाते हैं। इस मैदानी क्षेत्र में, अगला पॉइंट, इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र के मध्य भाग में, ऐसा लिखना, इस मैदानी क्षेत्र के मध्य भाग में अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है। इस मैदानी क्षेत्र के मध्य भाग में अटाकामा मरुस्थल अवस्थित है, जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है, जो विश्व का शुष्कतम मरुस्थल है। अगला पॉइंट लिखना, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में, इस मरुस्थलीय क्षेत्र में इस मरुस्थलीय क्षेत्र में अरिका नामक क्षेत्र स्थित है। लिखा हुआ है अरिका। इस मरुस्थलीय क्षेत्र में अरिका नामक क्षेत्र स्थित है, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। एक लाइन और लिख लो, अटाकामा मरुस्थल, अटाकामा मरुस्थल
पेरू तथा चिली में स्थित है। अटाकामा मरुस्थल पेरू तथा चिली में अवस्थित है। अगला डालो, मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश। मध्यवर्ती मैदानी प्रदेश मध्य भाग में स्थित है ना। और मैदानों का निर्माण अपन जानते हैं किन से होता है, लाए गए अवसादों से होता है। और मध्यवर्ती भाग में बहुत सारी पठारों से और एंडीज पर्वत से नदियां निकलती हैं, उनके लाए गए अवसादों से मैदानों का निर्माण हुआ है। ये तो बात लिखने वाली नहीं है। इसमें लिखो, इन मैदानों में या इन मैदानों का निर्माण, इन मैदानों का निर्माण ओरिनोको, अमेजन, ओरिनोको, अमेजन तथा कोलोराडो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। ओरिनोको, अमेजन तथा कोलोराडो नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से हुआ है। इन मैदानों का निर्माण ओरिनोको, अमेजन तथा कोलोराडो नदियों द्वारा लाए गए अवसाद से हुआ है। अगला लिखो, इन मैदानी क्षेत्र में, इन मैदानी क्षेत्र में वर्षावन तथा घास के मैदान, वर्षावन तथा घास के मैदान पाए जाते हैं। वर्षावन, रेन फॉरेस्ट, ये वर्षावन जहाँ ज़्यादा बरसात होगी वहाँ होंगे। ज़्यादा बरसात कहाँ होगी, एक विषुवत रेखा के आसपास। तो यहाँ जो पाए जाने वाले वन है वो कैसे होंगे, वर्षावन या उष्णकटिबंधीय बनी होंगे, ठीक है ना, क्योंकि वर्षा मैक्सिमम इक्वेटर के आसपास होती है। तो वर्षावन आते ही दिमाग क्लिक होना चाहिए कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, ठीक है ना। यहाँ वर्षावन पाए जाते हैं, लिख लिया। अगला लिखो, इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में अभी नाम लिखा था अपन ने सेलवास। इस मैदानी क्षेत्र में सेलवास नामक प्रमुख वर्षावन, इस मैदानी क्षेत्र में सेलवास नामक प्रमुख वर्षावन अमेजन नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। अमेजन नदी के बेसिन में पाए जाते हैं। इसी में लिखना, यह वन विश्व के, यह वन विश्व के सबसे बड़े वर्षावन हैं। यह वन विश्व के सबसे बड़े वर्षावन हैं। तथा वर्षावन है तथा उच्च जैव विविधता पाई जाती है, तथा
उच्च जैव विविधता, ये जैव अलग लिखते हैं और विविधता अलग, अलग अलग वर्ड हैं, बायोडाइवर्सिटी, तथा उच्च जैव विविधता पाई जाती है, इसलिए इन्हें विश्व के फेफड़े कहा जाता है, इसलिए इन्हें विश्व के फेफड़े कहा जाता है। लंग्स ऑफ अर्थ। हो गया। अगला लिखो, इस वर्षावन में हल्की लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, हल्की लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं। हल्की लकड़ी वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिन्हें बालसा कहा जाता है, जिन्हें बालसा कहा जाता है। अगला लिखो, इस मैदानी क्षेत्र में शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय तथा उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान पाए जाते हैं। शीतोष्ण टेम्परेट ग्रासलैंड हो गया। अगला लिखो, इसमें शीतोष्ण, यहां पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान को अभी लिखा था ना, पंपास कहा जाता है, पंपास कहा जाता है। अगली हेडिंग, पंपास घास के मैदान, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। ये मेनली अर्जेंटीना में अवस्थित है और कैसे घास के मैदान है, शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान हैं और यहाँ इन मैदानी क्षेत्र में चरनोजम सॉइल पाई जाती है। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था आपको, ह्यूमस की ज़्यादा मात्रा, उसके कारण ब्लैक सॉइल, और ब्लैक सॉइल होगी तो हाईली एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कैपेसिटी इस सॉइल के अंदर होगी। ये चीज़ें जनरल अपन को लिखनी है। पंपास घास के मैदान लिख लिया। यह शीतोष्ण, इसमें लिखो, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान, यह शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान मुख्य रूप से अर्जेंटीना में अवस्थित हैं। इनका कुछ भाग, इसी में लिख लेना भले ही, इनका कुछ भाग उरुग्वे तथा ब्राजील में भी, इनका कुछ भाग
उरुग्वे तथा ब्राज़ील में भी अवस्थित है। अगला लिखो, इन मैदानी क्षेत्र में चरनोजम मृदा पाई जाती है। चरनोजम मृदा पाई जाती है। इंग्लिश में भी चरनोजम सॉइल ही बोलेंगे उसको। चरनोजम मृदा पाई जाती है जिससे पौष्टिक घास का विकास होता है। जिससे पौष्टिक घास का विकास होता है। जिससे पौष्टिक घास का विकास होता है। इस घास को अल्फा अल्फा लिखा हुआ है बोर्ड पे, अल्फा अल्फा कहा जाता है। ये घास का नाम है। इस घास को अल्फा अल्फा कहा जाता है। अगला लिखो, इन मैदानों में मुख्य रूप से गेहूं का उत्पादन होता है। गेहूं का उत्पादन होता है। इसलिए अर्जेंटीना प्रमुख गेहूं उत्पादन करता देश है। इसलिए अर्जेंटीना प्रमुख गेहूं उत्पादन करता देश है। क्योंकि ये मैदान अपन ने फर्स्ट लाइन लिखी, अर्जेंटीना में अवस्थित है। हो गया। आगे शीट निकालो एक बार, है ना, स्ट्रेट देख लेते हैं। कुछ जल संधियां हैं और अपन ने देखा था यहाँ पनामा है, साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका को जोड़ने वाला। और पनामा नहर बनाई है 1914 में वो बनाई थी। वैसे तो वो 15वीं शताब्दी से चल रहा था काम, बाद में फिर 1914 में जाके कंप्लीट हुआ। तो एक बार मैप निकाल लो। इसमें देखो एक इसकी जगह आप है ना, हाँ इसमें भी है, कोई सा निकाल लो, पॉलिटिकल निकाल लो या फिजिकल निकाल लो। नीचे है मैगलेन जल संधि, जो चिली वाला है ना अपना पार्ट। मैगलेन स्ट्रेट मिला आपको? ये मैगलेन स्ट्रेट किस किस को जल संधि है? तो कहीं दो जल राशियों को जोड़ेगा, क्योंकि जल संधि दो राशियों को जोड़ेगी, और जल डमरू मध्य अगर है वो दो स्थल राशियों को जोड़ेगा, और जो दो जल राशियों को अलग करेगा। और ये दो जल राशियों को जोड़ेगा और स्थल भाग को अलग करेगा। तो किस किस को कर रहा है? ये अटलांटिक महासागर और प्रशांत महासागर को जोड़ रहा है ना। दिख रहा है आपको मैगलेन जल संधि नीचे की तरफ, छोटा सा स्ट्रेट इस तरीके से है, दोनों को जोड़ रहा है। फिर आप देखो इसमें पनामा नहर,
पनामा नहर दिखी है आपको? मिल गई? ये है ना दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में मिलेगी आपको। आप है ना वर्ड वाला मैप निकालो, एक सेकेंड। एट्टी 81 मिली आपको? वर्ड वाले में देखो आप, ये इकोनॉमिक रूप से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी फिजिकल रूप से इतना कोई ज़्यादा बड़ा वो नहीं है, और यहाँ लॉक सिस्टम है इसमें, इसलिए अपने लिए इंपॉर्टेंट है, और यहाँ से क्वेश्चन लगभग आ ही जाते हैं ज़्यादातर। किस किस को मिल गया? पनामा मिल गया ना? बाकी जिनको नहीं मिला है, अड़ोसी पड़ोसी एक बार हेल्प करो। दक्षिण अमेरिका और उत्तरी अमेरिका के बीच में देखो आप। हाँ वही। चलो देख लेना, और बाद में आप देख लोगे ना। लिखो इसमें मैगलेन जल संधि लिख लो आप सबसे पहले। मैगलेन जल संधि इसमें लिखो। अब मैं लिखाऊंगा धुआंधार, आपको ख़त्म कराना है मेरे को जल्दी से जल्दी आपका, फिर रिवीजन करेंगे वापस से। मैगलेन जल संधि लिख लो, मैगलेन स्ट्रेट, ठीक है। जो दे रहे हैं ना इस बार RAS फ्री, वो एक दो बार इकोनॉमिक सर्वे पढ़ लेना, दो कम से कम 5 बार। करंट अफेयर और इकोनॉमिक सर्वे से 45 के अराउंड 40-45 क्वेश्चन आते हैं, और 70 पे तो प्री क्वालिफाई हो जाता है जनरल कैटेगरी का। 70 क्वेश्चन हो गए ना तो प्री क्वालिफाई हो गया। फिर मैथमेटिक्स और रीजनिंग के आ जाते हैं 20-22 क्वेश्चन, तो यही हो गए 60-65। कहाँ से आ रहे हो भाई साहब? हैं? कहाँ से आए हो यार? कोई डिसिप्लिन नाम की चीज़ नहीं है, और जिस इंसान के ना जिंदगी में डिसिप्लिन नहीं है वो फिर ऐसे रहता है। मैगलेन स्ट्रेट लिख लो आप तो। यह है जल संधि, यह है जल संधि। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। अटलांटिक महासागर को प्रशांत महासागर से जोड़ती है। बनाना नहीं है आपको, समझा रहा हूँ।
ये क्या है, और ये, और ये, और ये, और ये, और ये, ठीक है, ओशनिया जो भी है, ये हो गए नीचे अपना अंटार्कटिका वाला हो गया, ठीक है। अब ये जो है ना पनामा नहर, ये यहाँ पर है, यहाँ कोस्टारिका है, इधर निकारागुआ है, अपन ने पढ़ा था ना, वो है। ये दोनों को इधर अटलांटिक ओशन और इधर क्या है, प्रशांत महासागर। अब पहले क्या होता था, ये उत्तरी अमेरिका वाला जो ये पार्ट है, यहाँ से अगर ट्रेड करना है किसी को, तो अपने को पता है कि सबसे ज़्यादा जो सस्ता और सुगम और सबसे अच्छा जो ट्रेड होता है, जो जल मार्ग वाला होता है, सबसे सस्ता भी होता है और सुगम भी रहता है। स्थल मार्ग के द्वारा अगर जाएंगे ना तो टाइम भी ज़्यादा लगता है, कहीं जाम लग गया, कहीं कुछ हो गया, फिर अपना जो एक्सपेंसिव भी रहता है, वो खर्चीला ज़्यादा होता है। तो इसलिए ज़्यादातर जो करते हैं सारे कंट्री जितने भी हैं, इकोनॉमी का फंडा होता है कि ज़्यादातर दुनिया के अंदर है ना 90% जो ट्रेड है ना, ये सारा जलमार्ग से ही होता है, ठीक है ना। अब यहाँ जो ईस्टर्न पार्ट से अगर ट्रेड करना है और उधर वेस्टर्न पार्ट की तरफ जाना है, तो ऊपर तो बहुत सारे आइसलैंड हैं और हाई लेटीट्यूड की तरफ जाते ही है ना, बर्फ़ ही बर्फ़ मिलती है, तो उधर तो इतना ज़्यादा रहता नहीं। तो ये ना, ये लोग है ना यहाँ से आते थे, यहाँ अगर यहाँ माल भेजना है तो इस तरीके से घूम के आते थे यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से दक्षिण अमेरिका महाद्वीप हो गया, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के अगर पूर्वी भाग से इधर माल भेजना है, वो भी इधर से ही आता था। कितना राउंड हो गया, चक्कर पड़ गया, ठीक है। यहाँ से यूरोप से अगर कोई इंपोर्ट हो रहा है कोई प्रोडक्ट अगर इस तरीके से, तो वो भी इस तरीके से घूम के आता था, ये इधर की तरफ, इधर से भी इस तरीके से घूम के आता था। तो फिर इन्होंने सोचा, अमेरिका ने बनाया बाद में ये, और इन्होंने सोचा कि यार यहाँ कुछ इस तरीके से किया जाए। तो यहाँ लगभग 26 मीटर है ना, ये पैसिफिक ओशन है, ये अटलांटिक ओशन है, इन दोनों के बीच में एक पनामा नहर थी, लेकिन उन्हें उसे ना नहर के बीच में 26 मीटर ऊंचा वो था, स्थलीय भाग था। इस कारण है ना जहाज़ों के लिए आने जाने के लिए कोई वो नहीं था, जा नहीं सकते थे। तो इस कारण फिर क्या किया, 15वीं शताब्दी में स्टार्ट हो गया था काम तो, लेकिन उस समय इतनी ज़्यादा हाई टेक्नोलॉजी नहीं थी और वो बन नहीं पाया बाद में। फिर लगभग 1894 के आसपास इन्होंने, फ्रांस की एक कंपनी थी, उसने वापस इसको काम शुरू किया, लेकिन बीच में वो भी काम छोड़ के चली गई। फिर 1911 में अमेरिका की एक कंपनी थी, उसने इस काम को लिया और 1914 में जाके लगभग 3 साल के अंदर ही इसको बना दिया। और तब से ये दुनिया का सबसे ज़्यादा जो व्यस्ततम नेविगेशन मार्ग है, समुद्री मार्ग है, वो सबसे ज़्यादा यही है। और यहाँ पर जो टोल है ना, वो जैसे जहाज़ है तो जहाज़ के हिसाब से टोल नहीं होगा, एक एक जहाज़ में लगभग 10-10 हज़ार कंटेनर होते हैं। एक कंटेनर का अभी 5,000 रुपये है। अब 10,000 कंटेनर हो गए, कितना ज़्यादा पैसा हो गया एक जहाज़ का ही, इतना ज़्यादा वो है। तो अभी क्या हुआ कि पनामा 1914 में बन गई और इसके बाद में टोल लेना स्टार्ट हो गया और ये चल रहा है, जब से ट्रेड हो रहा है। उसके बाद में अपना यहाँ क्या आ गया, ये भारत है अपना, ये चाइना ने सोचा कि यार ये लोग है ना इतना पैसा कमा रहे हैं, और चाइना की विस्तारवादी नीति आप जानते ही हो किस तरीके का है, हर जगह अपना प्रभुत्व स्थापित करना चाहता है। तो इसने सोचा कि यार मैं भी कर लूँ। तो यहाँ निकारागुआ से बात की, तो यहाँ निकारागुआ के पास भी एक छोटी सी नहर थी, तो इसका बैठा नहीं, उसके साथ में डील कैंसिल हो गई। फिर इधर कोस्टारिका था, उससे डील कैंसिल हो गई। फिर निकारागुआ यहाँ है, उससे इसने बात की कि भाई साहब अपन है ना इस तरीके से लोग कितना अरबों पैसा कमाते हैं, $मिलियन ऑफ यहाँ पर ईयर का इनका रहता है पैसा, अपन यहाँ बना लेते हैं मिलके 50-50 में। तो मैं ना, हम सारा तोरे को माल मटेरियल जो कुछ है पैसा है सब कुछ दे देंगे, 50 तेरा 50 मेरा। निकारागुआ ने कहा कि ठीक है।
इसने यहाँ इन्वेस्ट कर दिया, काम चल रहा है, बन रहा है, अभी धीरे धीरे काम होने पे चालू है। तो ये चाइना शुरू से इस तरीके का हो रहा है। और फिर यहाँ से आप है ना, अभी थोड़ा अपन देखेंगे अफ्रीका और ये हो जाएगा ना, ये भी बहुत सबसे ज़्यादा व्यस्ततम मार्ग है, ठीक है ना। तो ये भी सारे जहाज यहाँ आते हैं। और आगे और बताऊंगा, अभी थोड़ा सा एक बार लिख लो आप, पनामा नहर में लिखो, मैगलेन खत्म हो गई, पनामा नहर लिख लो। इस नहर का निर्माण पनामा में लिखना है। पनामा कैनाल लिख दो, कैनाल ही है। इस नहर का निर्माण 1914 में हुआ था। 1914 में हुआ था। अगला पॉइंट, यह नहर बंधक प्रणाली, लॉक सिस्टम, यह नहर बंधक प्रणाली, लॉक सिस्टम द्वारा संचालित होती है। एक पॉइंट और लिख लो, फिर बताता हूँ। यह एक अंतर्राष्ट्रीय, ऐसा लिखो, यह सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। यह सबसे व्यस्ततम अंतर्राष्ट्रीय जलमार्ग है। ये लॉक सिस्टम है ना, यहाँ जो तटीय भाग था ना, यहाँ स्थलीय भाग, उसकी हाइट थी लगभग 26 मीटर। अब समुद्र में है ना, किसी चीज़ को स्थलीय भाग को नीचा करना इस तरीके से बड़ा मुश्किल होता है। तो इन्होंने ना क्या किया, यहाँ से कोई जहाज आया और बंधक प्रणाली इस तरीके का बनाया, जैसे इसका वाटर लेवल यहाँ है, ठीक है, ये वाटर लेवल है यहाँ। अब यहाँ ज़्यादा है, इस तरीके से ऊंचा है, और वहाँ भी पानी है। अब ये लोग हैं ना, इस तरीके से बंधक प्रणाली, लॉक सिस्टम बनाए इन्होंने कि यहाँ ये जो जहाज है, यहाँ पानी पे आते ही और ये जहाज को उठा देगा ऊपर, ठीक है, और यहाँ का जो वाटर लेवल है उसके बराबर कर देगा। बराबर करते ही एकदम यहाँ एक छोटी नहर है, उसकी डिस्टेंस है 80 किलोमीटर। ये 80 किलोमीटर इसी वाटर लेवल पर चलेगी। यहाँ से उठा देंगे जहाज को ऊपर लॉक सिस्टम से, ठीक है। 80 किलोमीटर चलने के बाद में फिर ये वाटर लेवल इसके अराउंड इतना आ गया, फिर इसको है ना, इसको नीचे उतार देंगे, फिर ये यहाँ अटलांटिक ओशन आ गया, इस तरीके से फिर इसमें छोड़ देंगे, फिर अपने आप जहाज चले जाएगा। तो ये जो जहाज है ना, यहाँ से लेके और यहाँ तक जो पनामा नहर है ना, ये जो जहाज को चलाने वाले होते हैं ना, नेवी वाले, उनसे सब ले लेते हैं। ये पनामा नहर अथॉरिटी है ना, ये सारा अपने कंट्रोल में ले लेती है और अपने हिसाब से इसको, इनके ड्राइवर सब कुछ इनका रहता है। फिर ये लोग यहाँ से यहाँ तक उतार के फिर इनके हैंड ओवर कर देते कि अब पकड़ो, हमने पार करा दिया, पैसे दे जाओ और जाओ। तो फिर इस तरीके से फिर ये लोग चले जाते हैं। तो ये रहता है लॉक सिस्टम। आगे लिखो इसमें, यह नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिणी अमेरिका, यह नहर
उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग को किससे जोड़ती है? पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ती है। यह नहर उत्तरी अमेरिका तथा दक्षिण अमेरिका के पूर्वी भाग को पश्चिमी भाग से जोड़ती है तथा उत्तर व दक्षिण अमेरिका उत्तर व दक्षिण अमेरिका तथा यूरोप तथा अफ्रीका। यूरोप की भी दूरी कम हुई है ना? उत्तर व दक्षिण अमेरिका, यूरोप तथा अफ्रीका की दूरी को कम करती है। हो गया? समझ में आ गया? अगला लिखो। मलक्का स्ट्रेट पढ़ी है क्या आपने? मलक्का जल संधि पढ़ी है? किसने पढ़ी है? आपने? पढ़ेंगे अपन बाद में, इधर आएंगे ना एशिया की तरफ तब। मेनली जो है ना अपन ये जो ट्रेड रूट है ना, उनको एक बार देख लेंगे अपन। आधे पेज का है, 5-6 हैं, 5-7 पूरा हो जाएगा ना अपना कंप्लीट, तब देख लेंगे उनको सबको। गैलापागोस द्वीप एक बार उसमें देखो। गैलापागोस द्वीप मिलेगा आपको 0 डिग्री के आसपास। मिला? साउथ अमेरिका के एकदम वेस्टर्न कोस्ट से भी आगे, क्वेटो से आगे। मिला? इक्वाडोर के क्षेत्राधिकार में ये लिखा हुआ है, बिल्कुल एकदम कॉर्नर पे देखो आप, इक्वेटर लाइन के जस्ट नीचे। मिला? ठीक है। ये इक्वाडोर की क्षेत्राधिकार में और इक्वेटर के जस्ट पास है। और यहाँ एक ओलिव रिडरले, यहाँ एक ओलिव रिडरले नामक कछुआ पाए जाते हैं। ठीक है ना? वो आपने अभी देखा था। कहाँ पर है ये द्वीप? बिल्कुल 0 डिग्री लाइन पर है, इक्वेटर पर। और दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के बिल्कुल वेस्टर्न से भी आगे दूर हो गया। ठीक है ना? और इस यहाँ से कछुआ चलते हैं अपने, है ना, उड़ीसा वाले जो तट है, गहिर माता, इधर आके और रिप्रोडक्शन करने के लिए वहाँ से यहाँ आते हैं। ठीक है ना? तो एक तरीके से बायोडाइवर्सिटी का सबसे अच्छा उदाहरण हो गया ना। वहाँ से लेके और यहाँ तक कितनी दूरी तय करते हैं? हज़ारों किलोमीटर की, लगभग 12-13 हज़ार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद और यहाँ आते हैं और प्रजनन करते हैं, फिर वापस चले जाते हैं। ठीक है? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये अपन को लिखनी है। तो लिखो इसमें केला, कछुआ। कछुआ नहीं जानते हो? कछुआ, हाँ। ये तो आईएएस में कई बार पूछा हुआ है ये क्वेश्चन, तो अभी शायद 21 में ही आया था, ओलिव रिडरले वाला। कई पॉइंट ऐसे हैं सिविल सर्विस के, वो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। अब जैसे ना अपन हिस्ट्री में साउथ इंडिया वाला ही है ना,
चोल पल्लव पांड्य, वहाँ से क्वेश्चन आता ही है। और अब एक वो है ना, अपने 6 यूरोपीय शक्तियों ने अपने देश में आई थी ना, आपको पता है कौन कौन से थे? 6 यूरोपीय कंट्री थे जिन्होंने अपने भारत में राज किया अंग्रेजों के अलावा। सबसे पहले कौन आया? फिर अंग्रेज, 3rd नंबर पर अंग्रेज, फिर नो, फिर डेनिश, फ्रांसीसी, फिर स्वीडिश। ठीक है ना? तो एक बार ये सीक्वेंस पूछा था आईएएस में कि पहला आगमन का क्रम कौन सा है। सबसे पहला पुर्तगाल, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेनिश, फ्रांस, स्पेनिश। ठीक है ना? और होते हैं उसके, अब जैसे फंडामेंटल ड्यूटी है, फंडामेंटल राइट है, यहाँ 15 से 25 वाले आर्टिकल है ना, हर बार आईएएस में पूछता ही है वो, कितना भी रट्टा मार के जाओ करंट से रिलेट करके पूछता है। अब जैसे लिली थॉमस केस है 2013 का, आपको किस किस को पता है लिली थॉमस केस? पता नहीं है? दो गई यार, लिली थॉमस केस पता नहीं है आपको? पॉलिटी पढ़ ली, करंट पढ़ रहे हो, सब कुछ पढ़ रहे हो। ये पुराना केस है, 2013 का है, लेकिन अभी सबसे ज़्यादा सुर्खियों में है क्योंकि राहुल गांधी जी की जो सदस्यता मेंबरशिप है उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हाउस से, लोकसभा की मेंबरशिप गई। तो उसका बेस क्या था डिस्क्वालीफाई का? लिली थॉमस केस था। 2013 में यूपीए सरकार थी उस समय, और लिली थॉमस केस बनाम भारत सरकार केस था। तो राहुल गांधी ने जो पर्चा फाड़ा था, पता नहीं है आपको? वो लिली थॉमस केस ही तो था, और उसके बेस से इसको डिस्क्वालीफाई किया है राहुल गांधी को। तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ था कि 2 साल अगर उसका जो रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1952 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1985 है ना, फिर बाद में उसमें अमेंडमेंट हुआ है 2003 में अटल बिहारी सरकार के टाइम पे 91 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था। तो उसमें लिखा हुआ था कि सेक्शन 8 की 3 क्लॉज में लिखा है कि अगर है ना 2 साल या 2 साल से ऊपर अगर किसी को सजा हुई है, उसी दिन उसकी हाउस से मेंबरशिप ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगी। और ये राहुल गांधी तो शायद 19वां मेंबर है जिसको किया है डिस्क्वालीफाई। इससे पहले 18 लोग पहले हो सके डिस्क्वालीफाई। आजम खान जो यूपी वाला था वो हो गया, और भी लालू प्रसाद यादव हो गया, बहुत सारे हो गए। तो लिली थॉमस वाला केस है ना, ये डिस्क्वालीफाई से है, इसको एक बार पढ़ना। और यूपीए सरकार इसको ख़त्म कर रही थी, लेकिन उस समय फिर राहुल गांधी ने फाड़ दिया इसको, फिर खुद ही आ गया लपेटे में। अगर उस समय ये बिल पास हो जाता तो कानूनी नहीं बचता तो राहुल गांधी नहीं होता डिस्क्वालीफाई। अब घूम रहा है बाहर, हाउस में जाने नहीं दे रहे उसको। ठीक है, इसमें लिख लो आप। कुछ चीज़ है ना करंट वाली है ना, ऐसे सुर्खियों में तो रहती है, लेकिन है ना अपन उनको टेक्निकल चीज़ों में जाना चाहिए अपने को। अब जैसे ये कौन सी है, वो ज्योति मौर्य कौन सी है? हाँ, ज्योति मौर्य। तो लॉ अपन के सब इसमें है, सिलेबस के अंदर है लॉ। महिला उत्पीड़न और दुनिया भर के पता नहीं कितने उत्पीड़न है, वो सब है अपन के इसमें। उसका आपको टेक्निकल जानकारी होनी चाहिए कि है क्या है। ज्योति मौर्य थी, उसका हस्बैंड था, 2010 में शादी हुई, शादी होने के बाद में पढ़ाया लिखाया, वो 2016 में शायद 15 या 16 में यूपी पीसीएस की एग्ज़ाम पास करके 16 में, और वो बन गई पीसीएस अधिकारी बन गई। उसके बाद में उसका अफेयर वगैरह चलने लगा अपने पति को। कोविड के बाद में 21-22 में फिर उसको पता लगा आदमी को कि यार इस तरीके से चल रहा है, फिर उसने उसको एक तरीके से इग्नोर सही कर दिया। फिर बाद में उसको ज़्यादा पता लगा, फिर उसने तलाक की अर्जी की, मैं तो तलाक दे दे मेरे को, तो इस तरीके से। अब ये स्टोरी यहाँ तक पता रहती है सबको कि हाँ ऐसा हो रहा है। फिर लोग है ना जो पितृसत्तात्मक समाज वाले और जिस तरीके का वो उद्देश्य लेके चलते हैं ना, वो समझते हैं इसने इतना ऐसा अन्याय कैसे कर दिया, महिला ने ऐसा अन्याय को कर दिया। ऐसा करते हैं ना, कितने लोगों को लगता है कि इसने बहुत गलत किया? हाथ खड़े करना। ज्योति मौर्य ने गलत किया, ऐसे कौन कौन है जो हाथ खड़े कर रहे हैं उसके समर्थन में? गलत किया, ऐसा नहीं करना चाहिए इसको।
जिस आदमी ने उसको पढ़ा लिखा के इतना वो किया, त्याग किया, सेक्रीफाइस किया, और आज उसको ही कुछ लायक बनने के बाद उसको ही छोड़ के चली गई। कितने लोग हैं जो लगता है कि गलत किया? हाथ खड़े करना। चलो, कितने कितने लोगों को लगता है कि ये तो होते ही इसी लायक है, इसने बहुत अच्छा किया? ऐसे कितने हैं? अच्छा, पुरुष तो होते ही इसी लायक है, इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा आप सोचते हो ना? ठीक है। देखो एक बात बोलूं मैं, एक अपना 3 वो है, सीपीसी, सीआरपीसी और आईपीसी, ठीक है ना? एक सीआरपीसी के अंदर और आईपीसी के अंदर सेक्शन 497 है, ठीक है ना? 497 की श्रेणी में आता है ये केस। और इसमें इस सेक्शन के अंदर है ना, आईपीसी में ये कहा है कि कोई पुरुष और कोई महिला, पुरुष और महिला, ठीक है ना? रुक जा एक सेकंड, ले यार, मैंने थोड़ा सा संकेतात्मक बनाया, उस तरीके साइंस वाली उस तरीके से नहीं बनाया। तू साइंस से है ना? हाँ, तो मैं भी साइंस से हूँ, मैंने बीएससी की है। तू साइंस वाली वो चला रहा है यहाँ। मैंने संकेतात्मक वो बनाए थे ये सिंबल, मैंने कि चलो ये समझ लेंगे। अब तू वो साइंस वाले के यहाँ इस तरीके से वो बनाते हैं ना अपन। इसके अंदर क्या समझ लो एक सेकंड में, फिर अपन वो करते हैं अपना काम। 419 सेक्शन में ये है कि अगर कोई पुरुष और महिला शादीशुदा हैं, अगर महिला किसी दूसरे पुरुष के साथ अगर अफेयर में है, उस तरीके से कोई फिजिकल रिलेशन है, तो वो है ना अडल्ट्री की श्रेणी में आती है। अडल्ट्री को हिंदी में बोलते हैं व्यभिचार, ठीक है ना? व्यभिचार। लेकिन है ना सबसे गजब की बात इस सेक्शन के अंदर है ना, महिला को कोई टेंशन नहीं, महिला को तो ना ऐसे ऐसे शब्द लिखे हैं, अबोध है, नासमझ है, इस तरीके से सारे केस उस पुरुष पे ही है। महिला अगर कुछ कर रही है ना, अब ज्योति मौर्य का कुछ नहीं हो सकता, अगर होगा केस उस पे होगा, जो है ना क्या नाम है, जिस भी आदमी उसके साथ वो फिजिकल रिलेशन में है, वो भी पुलिस ऑफिसर है शायद, हाँ, तो उस पे होगा। ज्योति मौर्य का कुछ नहीं, इस पे तो एथिकली और सामाजिक व्यवस्था से वो वैसे ही किया, और बहुत सारे भ्रष्टाचार और बहुत सारे उसने दिए ना एविडेंस कि देखो इसकी डायरी में ये पर्ची है, उसको तो सारी चीज़ें पता है ना, वो किया। बाकी इससे ना इस मामले में ज्योति मौर्य का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन चलो ये ठीक है, एक पुरुष था, उसने उसको त्याग किया, पढ़ाई लिखाई करके उसको बनाया और वो बन गई, उसके बाद में चलो उसको छोड़ दिया। लेकिन आपको पता है ये सोशल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया में इसमें आ गया, सब जगह वायरल हो गया। और सबसे बड़ी बात तो उसका खुद का पति चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि मेरे साथ इसने ऐसा किया है, तो इसलिए ज़्यादा ये फेमस हो गया। लेकिन ऐसे हजारों और लाखों केस मिल जाएंगे जो आदमी सफल हुए और महिला को छोड़ दिया। हजारों केस मिल जाएंगे आपको, महिलाएं सेक्रीफाइस करती हैं, बहुत कुछ करती हैं, और आदमी सफल होने के बाद में छोड़ देता है। ऐसे हजारों केस हैं सोसाइटी के अंदर। एक मैं तो कुछ समय जर्नलिज्म में रहा था, तो उस समय एक करोड़ीलाल मीणा जी का मैंने इंटरव्यू लिया 1-2 बार, और भी बहुत सारे पॉलिटिशियन का, IAS ऑफिसर का ऐसे। तो उन्होंने कई बार सार्वजनिक रूप से वो बोलते हैं कि मेरे को तो गोलमा ने ना मजदूरी कर करके पढ़ाया। बहुत बार सार्वजनिक मंचों से कहा है उन्होंने, गोलमा, मैं MBBS कर रहा था, ये मीणा समाज के फर्स्ट डॉक्टर थे 1972 में, बीकानेर मेडिकल कॉलेज से इन्होंने MBBS की, तो राजस्थान के। तो गोलमा ने मेरे को मजदूरी कर करके पढ़ाया था, मेरे पास इतना पैसा नहीं था, घर वालों के पास नहीं, मैं पढ़ता था, नेतागिरी वहाँ भी ये नेतागिरी करते थे शुरू से ही। तो गोलमा, इनकी बाल विवाह हुआ था, बचपन में हो गया था। तो उसके बाद है ना इन्होंने गोलमा जी मतलब मजदूरी करती हैं, जो भी कुछ काम करके, खेती बाड़ी करके, और इनको पैसा दिया और सब कुछ इन्होंने पढ़ाया। इनके ना संतान नहीं, लेकिन है ना करोड़ीलाल जी का देखो, फिर भी इन्होंने दूसरी शादी नहीं की। उन्हें देश की टॉप पॉलिटिशियनों में गिनती है इनकी। कितनी बार ये MLA बन गए, MP बन गए, मंत्री भी रहे हैं, और अपने मतलब काफ़ी राजस्थान में तो अपना पॉलिटिक्स में वो है। लेकिन इन लोगों ने कितना मतलब वो रखा कि इतना पॉलिटिशियन होने के बाद भी कोई भी संतान नहीं है, लेकिन दूसरी शादी करना चाहते तो कर सकते बहुत सारे, लेकिन नहीं की।
कितनी बड़ी बात है। अब है ना, ये केस है ना ज्योति मौर्य वाला, मैं मेरे विचार बता रहा हूँ, ये लोगों की दृष्टि में पता नहीं क्या है, लेकिन ऐसे हजारों केस सोसाइटी के अंदर लाखों मिल जाएंगे। कुछ आदमी थोड़ा बहुत वो हुआ और छोड़ दिया पत्नी को, तू मस्त रहे, मैं जा रहा हूँ अलग। तो इस तरीके से है। और ये 497 सेक्शन है आईपीसी का, हालांकि इस सेक्शन को है ना सुप्रीम कोर्ट ने डिस्क्वालीफाई कर रखा है अभी, ठीक है ना, सुप्रीम कोर्ट ने इसको 0 घोषित कर दिया। आगे लिखो गैलापागोस द्वीप। यह द्वीप विषुवत रेखा, यह द्वीप विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है। यह द्वीप विषुवत रेखीय क्षेत्र में स्थित है। अगला पॉइंट, यह द्वीप आप है ना अपनी स्पीड बढ़ाओ, बहुत स्लो है। स्पीड तो बढ़नी चाहिए भाई, स्पीड तो है ना, हाँ, क्योंकि है ना पेपर पूरा नहीं होता, सब कुछ आने के बावजूद भी है ना, अगर पेपर छूटता है ना फिर आत्मर होती है कि यार सब कुछ आ रहा था लेकिन छूट गया पेपर। और फोर्थ पेपर तो है ना इतना लेंथी होता है कि पूरा ही नहीं हो पाता है, आरएस वाला। और हिंदी मीडियम वाला सिलेक्शन का रेशा ना वो इसीलिए कम है अपना। अपन है ना भले चाहे कितने भी अच्छे स्कूल से पढ़े हैं, लेकिन हिंदी मीडियम है ना वही राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाली फीलिंग आती है कि राजकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय वाले हैं, और चाहे कितने भी अच्छे स्कूल से पढ़े हैं। क्योंकि ना एक तो सबसे बड़ा समस्या ये है कि यहाँ ना एक मात्रा है ना वो अपने को रोड़ा अटका देती है। फिर दूसरी बात, एक जो शिरोरेखा होती है ना लाइन ऊपर, वो लिखने के बाद में फिर ऊपर लाइन खींचो, इतने में इंग्लिश वाला पूरी लाइन कंप्लीट कर देता है। तो अपनी ना स्पीड नहीं बैठ पाती, स्पीड नहीं बन पाती, पेपर छूटता है तो फिर कहाँ से सिलेक्शन होगा। तो ये हिंदी मीडियम वाले के साथ ये सबसे बड़ा लोचा है। आईएएस में, आरएस में तो नहीं है इतना, क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ नहीं रहता। अगर स्पीड यहाँ ठीक ठाक है ना हो जाता है काम। यह इक्वाडोर के क्षेत्राधिकार में लिख लिया, यह द्वीप इक्वाडोर के क्षेत्राधिकार में है। और ये इक्वेटर पे है, इक्वेटर पे होने के कारण हाईली बायोडाइवर्सिटी पाई जाएगी। इसमें लिख लो, यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है, यहाँ बहुत अधिक जैव विविधता पाई जाती है। आगे लिखो, इस द्वीप पर ओलिव रिडरले लिखा हुआ है, ओलिव रिडरले नामक कछुए पाए जाते हैं। इस द्वीप पर ओलिव रिडरले नामक कछुए पाए जाते हैं। कछुए क्या बोलते हैं इंग्लिश में? क्रोकोडाइल्स, टर्टल, वो तो मगरमच्छ होता है। टर्टल कछुए पाए जाते, लिख लिया। यह कछुए प्रजनन के लिए भारत के पूर्वी तट पर प्रवास करते हैं। आगे लिखो,
इन कछुओं को, ये दोनों उड़ीसा में, ठीक है ना, इन कछुओं को भीतर कणिका तथा गहिर माथा, भीतर कणिका तथा गहिर माथा अभयारण्य में अभयारण्य सही है ना, अभयारण्य में गहिर माथा तथा भीतर कणिका तथा गहिर माथा अभयारण्य में संरक्षित किया गया है या सुरक्षा प्रदान की गई है, ऐसे लिख लो, सुरक्षा प्रदान की गई है, क्योंकि संरक्षित तो वे यहाँ रहते नहीं हैं, प्रजनन किया और वापस चले जाते हैं अपने गैलापागोस द्वीप पर, वहाँ मस्त रहते हैं, फिर वापस आ जाते हैं जब कुछ करना होता है। ठीक है, कंप्लीट हो गया दक्षिण अमेरिका। अफ्रीका कर लेते हैं स्टार्ट। कितना है? 10 मिनट है, 10 मिनट में अपन कर सकते हैं, कर लें हैं?